everyone, welcome to our talk show. I'm Shalini Diwan with my co-host Shikha, Varsha and Dr. Girish. And today we are going to be focusing on human rights and social justice. And today we have Dr. Anthony Raju and Dr. June. And welcome Dr. Anthony and Dr. June to our talk show. It's a pleasure to have both of you here. But a little introduction about them. Dr. Anthony is a global chairman to All India Council of Human Rights, Liberties and Social Justice, advocate at the Supreme Court of India, and he is the human rights activist, peace ambassador and social worker. Dr. June is again, human rights activist and a peace activist, social worker, and she voices human rights of women, children's rights and abolition of death penalty. Before I say more, we would like to hear from Dr. Anthony and Dr. June more about it because they are the best to talk about it. So, Shalini, thank you very much for inviting us. और आप जैसी शख्सियत के बीच में जब हम लोग बैठते हैं तो अच्छा लगता है कि किसी ना किसी सब्जेक्ट को लेके जो समाज से जुड़े हुए सब्जेक्ट होते हैं, जो समाज से एक लगाव रखते हैं, वो सब्जेक्ट पे जब इस टाइप के वेबिनार्स होते हैं या इस टाइप का डिस्कशन होता है तो मुझे भी अच्छा लगता है और मैं इस टाइप के कार्यक्रम में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इनकरेज करना भी बहुत अच्छा लगता है। हम मानवाधिकारों की बात करते हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी लाइफ के अंदर, जिस पे हम लोग टाइम टू टाइम कई पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट जो ये बहुत बड़ी फील्ड है, इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। तो थैंक यू शालिनी इनवाइटिंग अस फॉर ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यस, so ये बताइए कि as human rights expert, how do you describe India's position in this? बहुत अच्छा सवाल शालिनी आप मुझसे पूछ रही हैं। अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं इंडिया के अंदर, और जितनी भी, मैं बहुत ओपन हूं बात करने में, तो जितनी भी हमारे में इंडिया में जितनी भी कमीशन काम करती हैं, कि सारी टीथलेस बॉडीज हैं, इनके दांत नहीं है, ठीक है। और ये ऐसी संस्थाएं हैं जो मुझे नहीं मालूम किस लिए बनाई गई हैं, बट इनका जो काम करने का तरीका है वो कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक हो सकता है, बट एक आम जनता के लिए मुझे नहीं लगता वो इतना इम्पैक्टफुल होता है। क्योंकि जब हम इस टाइप की संस्थाओं को, चाहे वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो, चाहे वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो, बट मेरा ये एनालाइजिंग नहीं है, ये मेरी सोच नहीं है, मैंने देखा है कि लोगों को जब वहां पे कंप्लेन करते हैं तो पहली बात तो वो कंप्लेन लॉग होने में 3-4 महीने लग जाते हैं और तब तक वो गेम भी खत्म हो चुका होता है। और उनके पास पावर क्या होती है, चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया, डीजीपी को लिख दिया, उनसे रिपोर्ट मंगा ली, बस दैट्स इट। मतलब आप ये देखिए कि उनके पास इतनी भी पावर नहीं है कि वो किसी विक्टिम्स या जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए कह सके, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और खासतौर से जो मैंने फॉरेन कंट्रीज में देखे हैं, डेफिनेटली वहां पे ह्यूमन राइट्स प्रिवेल करती हैं, उनकी एक रेपुटेशन है, उनकी एक इज्जत है, लोग डरते हैं ह्यूमन राइट से। So what should the audience, as a basic human rights, what should they be aware of? उनको क्या बेसिक पता होना चाहिए? शालिनी जी, फंडामेंटली मैं यही चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में कानून की संख्या जो बहुत ज्यादा है, बहुत सारे कानून हमारे यहाँ पे बने हुए हैं, और 80% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं। अब एक रिक्शे वाले को ये नहीं मालूम कि उसके अधिकार क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कानून क्या है, और यहीं पे मानव अधिकारों का हनन होना शुरू हो जाता है। हमारे सीआरपी में बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, 109 को ले लीजिए, सीआरपीसी 109, सीआरपीसी 110, सीआरपीसी 151, तो बहुत सारी ऐसी सीआरपीसी है जो पुलिस वालों को इतनी हिम्मत देती हैं कि वो जब चाहे किसी गरीब को उठा के बंद भी कर सकते हैं। और ये धाराएं ऐसी है जिसको वक्त रहते हुए चेंज करने की जरूरत है, और जो आम तबका है, जो गरीब तबका है, उनको बेसिक फंडामेंटल कानून की नॉलेज होनी चाहिए। और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस
इस कार्य के लिए अग्रसर है और आज हम बहुत तेजी से इस पर काम कर रहे हैं। कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेसिक नॉलेज कानून की होनी चाहिए। So, ma'am, here we would like to ask you one question. Whom should you contact when the basic human rights किसी की attack होती है या they are marred? What is the aid available and whom they should contact for this? First of all, I would like to thank Shalini and the team who have given us this opportunity. And I and Dr. Anthony Raju, we today feeling ourselves very proud that yes, we are in some stage and we are working on this thing. Oh. So thank you very much, Shalini. And as Dr. Anthony Raju said, ki human right, he has spoken about the human right and he's also spoken about the CRPS. My main purpose of saying is, if a person gets a proper education, and if he knows his rights and if he is aware what is the problem he is facing, he will automatically come to know where he has to go. And if he is not getting proper education, he becomes blind, and due to his blindness, lot of people take advantage of that person. Absolutely. There are many ways where people can approach if they are having any problem. There are many ways. So right of education plays a very important role. So first of all, if we talk about human right is a very big and wide chapter. But I majorly focus on education. If a candidate is educated, he knows his right and he knows who to approach. Absolutely. And approaching your neighbors, it's your nearby police station or your well-known human person. There are many ways. What situation that person is facing, it's on that basis it should be. So again, I'm saying education plays a very important role for human rights. But there's one thing that crossed my mind was कि जब हम civics पढ़ते हैं as a subject in school, it's a very small subject that we, because जब हम, because it's a social studies, so geography, history, but civics comes very small and we have a very thin book for it. Don't you think civics as a subject in school should be given more weightage? जिससे हमारे को अपनी rights, duties सभी कुछ पता हो? बिल्कुल ये I too feel, because हम भी वही फेस से गए हैं. उस समय 4 सब्जेक्ट डिवाइड हो जाता था, हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स डिवाइड हो जाता था. और उस समय मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद है, when at the time when I was doing my education, उस समय it was an open book एग्जाम होता था ये 4 सब्जेक्ट्स के लिए. तो ये मेरे को भी लगता है कि सर्टेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको ज्यादा फोकस्ड और हाईलाइटेड होना चाहिए. जैसे नाउ डेज देयर आर मेनी स्टेट्स हु आर इम्प्लीमेंटिंग देयर लैंग्वेज, द मेजर लैंग्वेज, बट दे आर दैट्स व्हाई योर चाइल्ड इज, आज की डेट में आप बच्चे से पूछो, ही इज नॉट अवेयर अबाउट द हिस्ट्री एंड ऑल, बहुत कम. अगर आप उससे यूट्यूब चैनल के बारे में या बॉलीवुड के बारे में धड़ाक से आंसर दे देगा, तो वो चीज है. तो मैं भी चाहती हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट्स इम्प्लीमेंट होने चाहिए. और मैं आपको एक और चीज बोलना चाहती हूँ जिसके लिए मैं आई एम वर्किंग फॉर पास्ट 2-3 years. मैं हर स्कूल्स में भी अप्रोच करती हूँ कि व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, वेदर इट इज संस्कृत और वेदर इज देयर रीजनल लैंग्वेजेस, you should also include a subject which is called human rights. Yes. Every school should have that subject of human right. क्योंकि जब एक बच्चे ही होता है, जब उसको अपने rights के बारे में aware नहीं होएगा, तो होएगा. तो मैं उस प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रही हूँ कि एक सब्जेक्ट जो है ह्यूमन राइट का इम्प्लीमेंट होना चाहिए. एंड मेरे साथ काफी स्कूल्स जो है जिसपे इनिशिएटिव दिए हैं, हरी झंडी दिए हैं, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट. तो जैसे मैं आपको बोली हूँ कि एजुकेशन इज वन सेक्टर विच आई डू. उसके साथ साथ मैं इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो चाहे कॉलेज हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक ह्यूमन राइट एक सब्जेक्ट कंपलसरी रखिए, जैसे आप अदर सब्जेक्ट्स को कंपलसरी रखते हैं. तो अगर हम ह्यूमन राइट सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तो उसमें क्या हिस्ट्री, क्या इकोनॉमिक्स, क्या ज्योग्राफी, क्या वो सब चीजें इंक्लूड हो जाएगा. इट कवर्स एवरीथिंग. Again, I'm saying because human right is a very huge chapter and it covers each and everything.
Absolutely. So this is I think this is brilliant. I think, and this is what actually, I think Dr. Anthony, we need to actually get this implemented as soon, because Dr. June is already working so hard over this. I'm sure, you know, this will be done in a coming future. Yes. So, sir, I wanted to know, as an environmentalist, आप लोग क्या initiatives ले रहे हैं? What are the things that you guys are doing? एनवायरमेंट पे तो हम लोग बहुत काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं. एनवायरमेंट से तो हमारी नींव ही चलती है. If we talk about our organization, All India Councils of Human Rights, we have lakhs of members, and हम हर मेंबर को बोलते हैं, जब वो हमारा मेंबर बन जाता है, हम उसको बोलते हैं कि भाई वो आपकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी होती है कि आप एटलीस्ट 10 प्लांट्स लगाओ. ये एक हम ड्यूटी बोलते हैं. तो वो चीज तो हम लोग वर्किंग करते हैं. लेकिन उसके अलावा शिखा, मैं आपको 2 चीज और एड ऑन करती हूँ, जो हम अपने बहुत प्राइडली, माई सेल्फ एंड डॉक्टर एंथनी, हम अपने मेंबर्स को ये भी बोलते हैं कि भाई जब आप अपने घर से निकलते हो, आप ब्रेकफास्ट करके निकलते हो, लेकिन आप अपनी मदर या अपनी वाइफ को बोलिए कि आप 2 चपाती बांध के जाइए. मेरे को बांध के दो. आपके रास्ते में कोई भी एक नीडी आता है तो आप उसको दीजिए. तो वो एक चीज भी हम अपने मेंबर्स को बोलते हैं. थर्ड थिंग विच आई प्राउडली से, जो हम अपने मेंबर्स को बोलते हैं कि आप 24 घंटे एक इंसान को मिलता है. 24 घंटे में वो 6-7 घंटा सोएगा, फिर 12 घंटा अपना जॉब करेगा. आप एटलीस्ट आधा घंटा भी अगर आप 2 बच्चों को एजुकेशन दोगे, दैट्स अ वेरी ह्यूज थिंग. So these are the things जिसपे हम लोग working करते हैं. I am saying it is not only on the basis of All India Council is doing, but I request each and everyone person should do this thing. अगर ये इंसान करेगा तो education. मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, बड़ा इम्पोर्टेंट एग्जांपल. शालिया, I think we all going to learn a lesson from this. मैं एक फ्रूट वाले के पास खड़ा था और मैंने उससे पूछा, भाई आम के क्या रेट हैं? तो उसने मुझे बोला जी ये 50 रुपए किलो है. केला क्या रेट है? हमने कहा जी 100 रुपए दर्जन है. और इतनी देर में एक बुजुर्ग महिला आती है और वो पूछती कि भाई ये आम की क्या रेट है? कहता 5 रुपए किलो. और ये एप्पल क्या रेट है? कहता 2 रुपए दर्जन. फिर मैंने उस शख्स से पूछा कि भाई आप ये बताओ शकील भाई, आपने तो ये रेट मुझे बताया, अम्मा को इतना कम रेट है, इसका कारण क्या है? कहता है इस महिला में इतना अभिमान है कि मैं इसको दान देना चाहता हूं, बट ये मुझसे दान लेना नहीं चाहती. ये 1 रुपया जो कलेक्ट करके लाई है, ये उससे ये सामान खरीदना चाहती है, और मैं इस महिला को उस रेट पर सामान देना चाहता हूं जिस रेट पे ये खरीद सके. क्योंकि जब जब मैंने इस लेडी की मदद करने की कोशिश करी है, ईश्वर ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए. तो यहां मतलब ये निकल के आता है कि हम अगर इंसान की मदद करना चाहें तो हमारे पास बहुत तरीके हैं मदद करने के. हम किसी को एजुकेशन के थ्रू मदद कर सकते हैं, हम किसी को 2 रोटी खिला के मदद कर सकते हैं, हम किसी को दवाई दे के मदद कर सकते हैं, और अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम किसी गरीब बच्ची की अगर शादी हो तो थोड़ा कन्यादान दे के मदद कर सकते हैं. मतलब देयर आर डिफरेंट वे ऑफ हेल्पिंग पीपल. तो ये लेसन इस चीज से निकल के आता है शादी. तो सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि आप लोगों की जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज हैं, उनको दूर करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? देखो, नॉट ओनली इनइक्वालिटी इन दी सोसाइटी, और इसके बहुत सारे रीजन हैं. जो सरकारें हैं, वो सरकारें अपने को बचाने में पूरे 5 साल निकाल देते हैं, है ना. तो समाज में जो आज आप देख रहे हैं, धर्मों के बेस पर लड़ाई होती है, जातियों के बेस पर तोड़ा जा रहा है. तो कई बार तो ऐसा लगता है कि डिवाइड एंड रूल. पहले हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे. अब ऐसा वक्त आ गया है कि हम अपने घर में अपने लोगों की गुलाम हो गए. बिल्कुल. आपने बहुत अच्छा सवाल करा कि आज लोग समझ नहीं पा रहे कि हम करें तो करें क्या. अगर आज मेरी बेटी एक बहुत अच्छी एजुकेशन लेती है तो उसको एजुकेशन लेने में इतनी तकलीफ नहीं जितनी जॉब ढूंढने में तकलीफ होगी. तो
कहीं ना कहीं समस्या है कि जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो पॉलिटिकल विल्स हैं, वो बहुत वीक हो चुकी हैं। हर आदमी, सरकार अपने आप को बचाने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को बचाने में टाइम लगाता है, तो सोचेगा कौन सोचेगा? कानून जो है, कानून बहुत है, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कानून का डर लोगों के दिमाग से हट चुका है, और उसी का ये कारण है कि आज जितनी परेशानियां हम झेल रहे हैं, ये उसी चीज का एक रीजन है। तभी वो इनइक्वालिटी के कारण ही तो रिच एंड पुअर का डिफरेंसेस आ रहा है, और वो बढ़ता ही रहेगा, वो घटेगा तो बढ़ता ही रहेगा। So my next question is, how important is for a country to focus on the upliftment of the weaker sections of the society? इसमें दो तरीके तो बहुत क्लियर है। अब मैं एजुकेशन की बात करता हूँ। अपलिफ्टमेंट होगा और जरूर होगा, बट उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारी हमारे जो बच्चे हैं वो बाधाएं फेस करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि जब एक बच्चा एमबीए करता है, या फॉर एग्जांपल आईआईटी कर रहा है ना, आईआईटी में उसने इतना पैसा लगाया कि वो आईआईटी करके जब बाहर निकला तो वो पैसे चुकाने के लिए उसको आईटीआई करनी पड़ी, है ना। तो ये सारी, मैंने बताया ना, जैसे मैं बार बार एक ही चीज को बोल रहा हूं, पॉलिटिकल विल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग होना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को जीरो होना पड़ेगा, और जो समाज में फ्री बीज जो चलती हैं, आटा फ्री, चावल फ्री, दाल फ्री, ये फ्री, वो फ्री, इस सब को बंद करके जीरो होना चाहिए। इसको जीरो होना पड़ेगा। लोगों को उनके पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। लोगों को अपने सरकारों के हिसाब से अगर लोग चलेंगे तो हम लोग सब खत्म हो जाएंगे एक दिन, और सरकारें चलती रहेंगी। सरकारों को लोगों के हिसाब से चलना चाहिए। एब्सोल्युटली मैनेजमेंट को पूरा चेंज होना चाहिए, तभी फिर चेंजेस आएंगे। और आप चाहे कोई भी ले लीजिए, आप जितने भी बिजनेस स्कूल ले लीजिए, उनको नहीं मालूम कि वो स्टूडेंट इतना ब्रिलियंट है। अब आप देखिए, वो कोई एचडीएफसी से लोन लेता है, कोई आईसीआईसी से लोन लेता है, 15-15, 20-20 लाख रुपए लोग लोन लेके कोई एमबीए करता है, कोई लॉ करता है। बाद में पता लगा कि जब वो एमबीए और लॉ करके निकला तो अगला जो 5 साल जो उसका ब्राइट कैरियर का था, वो 5 साल बेचारे ने नौकरी करी, छोटी मोटी नौकरी करके अपना लोन उतारने के लिए तैयारी करी। तो कहीं ना कहीं कमी है ये सब, और जब तक ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी, एजुकेशन का स्तर भी सुधरने वाला नहीं है। एंड वर्ड ऑफ कमिटमेंट भी क्लियर होना चाहिए। जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बोलते हैं कि 50% कोटा मिलेगा गरीबों को, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। हॉस्पिटल्स में बोलते हैं कि आपको इतना % कोटा मिलेगा, फ्री बेड वगैरह, देयर इज नथिंग। तो वर्ड ऑफ कमिटमेंट जो है मैनेजमेंट को शुड प्ले ऑन दैट वे। एजुकेशन को बिजनेस नहीं बनाना चाहिए, एजुकेशन को एक ऐसा स्तर देना चाहिए जिससे कंट्री की ग्रोथ हो सके। आज जो इंडिया में एजुकेशन चल रही है वो बिजनेस एजुकेशन है, बिजनेस है। यस, आप जिसको भी देख लीजिए वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, एजुकेशन में पैसा लगाते हैं, और 12-12, 15-15, 20-20 लाख रुपए में एमबीए करते हैं, और जब बाहर निकल के आते हो तो 15,000 की नौकरी भी नहीं होती। एब्सोल्युटली ये चीज तो शर्म आती है। बिल्कुल बिल्कुल दिस इज द फैक्ट। और सर बिल्कुल चेंज हो गया ना, क्योंकि पहले एजुकेशन सेक्टर में जब बच्चा एक स्कूल भी जाता था तो टीचर्स को ग्रुप बोलता था, उसका पैर पड़ता था। लेकिन आज की डेट में वो ट्रेंड भी चेंज हो गया है, बहुत चेंजेस आ रही हैं, तो वो चीज पे भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। That is why, sir, I was telling you and ma'am also कि we need to start the system of हमें खुद values हमें बच्चों को inculcate करना बहुत जरूरी है। और हमें खुद पता है कि हमें भी स्केल से पड़ी है मार, हाथों बिल्कुल, में, तभी हम आज इस सीट पे बैठे हैं। पर आज की डेट पे रूल क्या है, यू कैन नॉट टच। You need to correct when you are wrong. Yes. But nowadays, if the child is wrong, and even if you are not having that right to tell that child, that is a wrong thing. Absolutely. You should check that child immediately that same place. If you are not checking a child, then means you are creating one criminal, and his future is going to be spoiled. मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और आज वो कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है। आप प्राइम मिनिस्टर जितने भी हमारे कंट्री के बन के आए हैं, सब सरकारी स्कूलों से पढ़ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं।
राम कोविंद जी जो आज हमारे राष्ट्रपति हैं वो भी सरकारी स्कूल के पढ़ते हैं। एजुकेशन तो एजुकेशन है, चाहे आप प्राइवेट बट क्योंकि उनके संस्कार इतने अच्छे आप उसको थे कैसे गेन कर रहे हो वो मैटर करता है। और क्योंकि उनके संस्कार ऐसे थे तो आज वो राष्ट्रपति हैं देश के। बस ये फैक्टर और कुछ नहीं। तो हमें दोषारोपण नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट ब्लेम एनीबॉडी। हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कहाँ हमसे कमी है, बच्चे को उसका क्या फ्यूचर है क्या है, ये पेरेंट्स का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जिस बच्चे ने बनना होगा, आपको पता है कमल भी कीचड़ में खिलता है ना, और कमल कमल ही होता है, ठीक है। तो अगर बच्चे ने अपनी लाइफ में कुछ बनना होगा, और बच्चा लाइफ में तभी कुछ बनेगा जब उसके संस्कार बहुत अच्छे होंगे, ये आप नोट कर लीजिए। And I think children also need to go through some challenges, some hardships must to face some know hardship. कि my parents भी जो कमा रहे हैं या people who are working, you know, my parents are also working towards something. आप उनको बहुत free access of everything देंगे तो there is nothing to look शादी for. ये चीज ना मैंने नोटिस करा है, ये बड़े शहरों में ज्यादा था। Yes. जहाँ दौड़ धूप ज्यादा है ना, वहाँ प्रेशराइज पेरेंट्स लोग बच्चे के ऊपर करते हैं। Yes. आप छोटे शहरों में देखो, अगर एक बच्चा 50% लेके आ रहा है, पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी कि भाई बच्चा पास हो गया है। लेकिन यहाँ क्या है कि बच्चे को शुरू से ये बोल देते कि तेरे को 85% ही आ रहे हैं। वो बच्चा इतना प्रेशराइज हो जाता है, अल्टीमेटली वो क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन हो जाता है। मैं उसमें भी देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो कितने उसमें ना कितने सारी एलिमेंट्स आ रहे हैं, हेल्थ एलिमेंट्स। बिल्कुल अच्छा कितने यंग बच्चों के अंदर यू सी डायबिटीज, जो कभी हमने बच्चों के ऊपर सुना भी नहीं था। चाइल्डहुड वाज ऑलवेज यू नो लॉट ऑफ सम स्टडी, सम प्ले एंड लॉट ऑफ फन, बट आजकल वो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज ऑल लॉस्ट। शामिल जी, बच्चों के पास बेसिक नॉलेज नहीं है। यस, बच्चों को ये पता, वो 100% मार्क्स 100 by 100 ला रहे हैं,